तो आज मैं शुरू कर रहा हूं, ये पूरा नहीं बताऊंगा आज क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, क्रमिक विकास का इतिहास क्या है। कुछ चीजों को सोचकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे क्योंकि शायद ही हम लोग ऐसे सोचे होंगे कि ये भी इसके साथ में जुड़ा है क्या। पहले से ही मैंने आपको 12 सिद्धांत दिखाने का, पहचान करने का रीजन वही है क्योंकि हम इतिहास पढ़ते समय उसको हम लोग बार बार जाकर उसको टच करेंगे, उसको याद दिलाएंगे। ठीक है प्रियो, चलिए अपन देखेंगे इसका इतिहास क्या है। सर जूलियन हक्सली, सोरेल हक्सली करके एक व्यक्ति है, ये 20वीं शताब्दी का व्यक्ति है। इन्होंने एक बार इस तरह से एक डार्विन का जो जन्मदिन मनाते समय, उनका सेंटिनियल ईयर मनाते समय उन्होंने इस रीति से एक शब्द को, एक वाक्य को कहा। उनका बहुत ही लंबा स्पीच है जिसको कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच ऑफ सर जूलियन हक्सले करके आप गूगल करेंगे तो एंटायर स्पीच आपको मिलता है। उसमें का एक ही शब्द में एक वाक्य ले रहा हूं, डार्विन्स थियरी इज नो लॉन्गर अ थियरी बट अ फैक्ट। डार्विन का सिद्धांत अब एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक तथ्य है। जब इस बात को उन्होंने कहा, बहुत बड़ा उसके विरोध में लोग उसके खिलाफ में उठ गए थे और बहुत वाद प्रतिवाद हुआ था। परंतु आज भी ये विचार बहुत ही बड़े पैमाने में और बहुत ही ज्यादा लोगों के सामने और हर देश में इसको स्थापित करने के लिए बहुत प्रयत्न चल रहा है। और भारत देश के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे या जो ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिकवादी होंगे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूप में आपको मिलता है। तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको द्राविड़ कड़गम, पेरियार का जो पार्टी है, वो सारे सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा के विरोध में, जाति भेद के विरोध में और महिलाओं की जो गुलामी के विरोध में, बहुत ही अच्छे सामाजिक बातों के लिए वो लोग अपना आवाज को उठाते हैं, अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। परंतु उसी समय वो नास्तिकवादी लोग हैं, नास्तिक विचार को रखते हैं और वो नास्तिकवाद को प्रचार करते हैं। हर प्रकार की ईश्वर और शक्ति और सामर्थ, इन सभी बातों के खिलाफ में रहते हैं। उसी प्रकार अपने महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन है। इसके पहले भी अपने एक बाइबल स्टडी के बीच में मैंने एक उदाहरण दिया था, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। ये जो समिति है डॉक्टर दाभोलकर उनके द्वारा आरंभ किया गया है। वो भी इस तरह से साइंस और बहुत सारे जो अंधश्रद्धा के विरोध में वो बहुत ही अवेयरनेस को गांव गांव में लोगों के बीच में लाते हैं। परंतु उनका भी एक विचार महत्वपूर्ण है कि वो नास्तिकवाद है, नास्तिकवादी लोग हैं और नास्तिकवाद को मानते हैं और लोगों के सामने प्रकट करते हैं। ईश्वर, दुष्ट आत्माएं, शैतान, भूत, इस प्रकार कुछ भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है मनुष्य के लिए। ये सारे ये कारण मैं किस लिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे जो नास्तिकवादी लोग हैं उनका रेफरेंस एक रहता है, उनके लिए एक आधार जहां से वो अधिकार के साथ में बोलते हैं, अथॉरिटेटिव रेफरेंसेस देते हैं, वो हमेशा डार्विन और एवोल्यूशन की थियरी रहती है। अभी डार्विन टू रिचर्ड डॉकिंस, अभी का जो सबसे मतलब बहुत ही बड़े आवाज से इस विचार को जो घोषित करने वाला नियो डार्विनिज्म में, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जो रिचर्ड डॉकिंस करके हैं, वो एक नास्तिकवादी है। और डार्विन टू डॉकिंस के बीच में जितने भी लोग आए वो सब लोग इस क्रमिक विकास के उस सिद्धांत को ही तथ्य करके मानते हैं और सबूत के रूप में पेश करते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हमें खोजना बहुत जरूरी है। क्या डार्विन से ये शुरुआत हुआ या उसके पहले से ये विचार पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में था? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो विरोध करने वाले क्या कहते हैं, मतलब क्रमिक विकास के विरोध करने वाले वो लोग, उनके अंदर कई लोगों को तो कोई ईश्वर के प्रति उनका कोई विश्वास भी नहीं हो सकता है, वो कभी कभी संदेहवादी भी हो सकते हैं, या कई लोग तो मसीह भी नहीं है। परंतु उनमें से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि एवोल्यूशन इज अ फिलोसफिकल बिलीफ। क्रमिक विकास एक दार्शनिक तत्व ज्ञान संबंधी धारणा है। इट इज अ फिलॉसफी, वो साइंस नहीं है। एक्चुअली जो विज्ञान के साथ उसको जोड़कर कह जाता है,
इसको एवोल्यूशन में भी बहुत प्रकार है, उसमें जैसा कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऐसा करके एक है, बायोलॉजी इसमें एक प्रकार का सब्जेक्ट है, इसके अधीन आता है, परंतु एज अ लॉ, एज अ थियरी, जैसे उसको एक कानून या नियम के रूप में पेश किया जाता है, ये एक तत्व ज्ञान संबंधी धारणा है। इट इज अ कॉन्सेप्ट, वो एक थियरी है जिसको स्थापित करने के लिए बहुत बार लोगों ने कोशिश किया है। सो ये पहला ये विचार हमारा नहीं है, मतलब वो और अन्य जो सिद्धांतवादियों की विचार है। एवोल्यूशन इज अ फिलोसॉफिकल बिलीफ, क्रमिक विकास एक दार्शनिक धारणा है। ओके, जेम्स एलन शपीरो, ये कोई मसीह व्यक्ति नहीं है, ठीक है, वो आप ऐसा मत सोचिए कि ये मसीह व्यक्ति बोल रहा है। क्या ये व्यक्ति है, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है और बैक्टीरियल जेनेटिक्स में उनका विशेष तज्ञ है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो ये व्यक्ति ने क्या कहा, for those scientists to take it seriously, Darwinian evolution has functioned more as a philosophical belief system than as a testable scientific hypothesis. वो क्या कह रहे हैं, जो लोग इस विचार को बहुत गंभीरता से लेते हैं, ये जो डार्विन के द्वारा पेश किया गया क्रमिक विकास जो है, वो एक प्रयोग में, वैज्ञानिक रूप में उसके साबित करने का एक ऐसा विचार या सिद्धांत नहीं है, वो एक तत्व ज्ञान पर आधारित सिद्धांत है। This quasi-religious function of the theory is, I think, what lies behind many of the extreme statements that you have doubtless encountered from some scientists opposing any critical analysis of the neo-Darwinism in the classroom. इस डार्विन के सिद्धांत, मतलब ये क्रमिक विकास के सिद्धांत के ऊपर यदि कोई प्रश्न पूछ लिया या उसके खिलाफ में कुछ प्रश्न मांगा, उत्तर मांगा, तो तुरंत वो बहुत चिढ़ जाते हैं और वो उल्टा सीधा बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं। नियो डार्विनवाद या डार्विनवाद पढ़ते समय में वो स्टेटमेंट्स को मैं बताऊंगा। सो ये एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स का विशेष तज्ञ है, उनका एक्सपर्ट है वो इस प्रकार कहते हैं। इट इज ऑल्सो वाई मेनी साइंटिस्ट मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स अबाउट द थियरी, बट दे वुड नॉट डिफेंड प्राइवेटली टू अदर साइंटिस्ट लाइक मी। कई जो वैज्ञानिक हैं, सार्वजनिक रीति से लोगों के सामने, आम लोगों के सामने अपने बड़े बड़े वाक्यों को पेश करना उनको अच्छा लगता है, परंतु मेरे जैसे वैज्ञानिकों के साथ उन बातों को वो तर्क करने के लिए तैयार नहीं रहते। ये जेम्स एलन शपीरो का स्टेटमेंट है, ठीक है। एवोल्यूशन हैज इट्स रूट इन एंशिएंट फिलॉसफी, क्रमिक विकास का जड़ प्राचीन दर्शन में है ना। तत्व ज्ञान जो प्राचीन दर्शन है, प्राचीन बोले तो उसका अर्थ है कि काफी हजार साल प्राचीन, मतलब यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के पहले का जो समय था, जो ईसा पूर्वी करके अपन कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या जो बिफोर कॉमन एरा, हिस्टोरियंस वो प्रकार की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बीसीई बोलते हैं वो लोग, बिफोर कॉमन एरा। अभी जो है ये कॉमन एरा, सीई, इस जिसको अपन क्रिश्चियन ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार एडी कहते हैं, मसीह के आधार पर जो कैलेंडर जो विभाजित किया गया, परंतु सेकुलर हिस्टोरियन इसको बीसीएडी नहीं कहते हैं, वो लोग बीसीई और सीई कहते हैं, बेसिकली ईसा पूर्वी और ईसवी, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं ईसा पूर्वी की बात है। पहले ईसा पूर्वी में एवोल्यूशन था, और वो कहां पे था ये जब अपन देखेंगे तो हमको शायद बहुत बड़ा एक आश्चर्य प्रकार की विचार आ जाएगा। चार्ल्स डार्विन पहले प्रथम अपने किताब को लिखते समय उसकी जो शुरुआत में जो प्रस्तावना रहता है उसमें लिखते समय उसने ऐसा लिख दिया कि जैसा ये विचार का स्रोत वही है, परंतु उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ी, तो उसने क्या लिखा है, चार्ल्स डार्विन ऑन हिज प्रीफेस ऑफ हिज 6th एडिशन, मैंने कल आपको बताया कि 1859 में उसने ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज को पब्लिश किया, पहला एडिशन। ये छठवां जो उसका जो एडिशन था उसमें उसने क्या लिखा वो बताऊंगा। चार्ल्स डार्विन ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अपने 6वें संस्करण
1888 में कि प्रस्तावना पर यह लिखा, प्रीफेस करके जो बोलते नहीं क्या, उसका प्रस्तावना, उस पर यह लिखा, until recently the great majority of naturalists believed that species were immutable productions and had been separately created. हाल में ही अब तक प्रकृतिवादियों का के बहुमत का मानना था कि प्रजातियां अपरिवर्तनीय प्रस्तुतियां थी और अलग से बनाई गई थी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, दिस व्यू हैज बीन एबली मेंटेन्ड बाय मेनी ऑथर्स. Some few naturalists, on the other hand, have believed that species undergo modification and the existing forms of life are the descendants by true generation of pre-existing forms. कई लेखकों के द्वारा इस दृश्य को बनाए रखा गया है। दूसरी ओर कुछ प्रकृतिवादियों ने माना है कि प्रजातियां परिवर्तित होते हैं। जीवन के अस्तित्व रूप पहले से अस्तित्व रूप की वास्तविक पीढ़ी के वंश है। मतलब बेसिकली एवोल्यूशन क्या कहता है कि जो भी आज फॉर्म अपने 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 सामने दिखता है, जो अस्तित्व में दिख रहा है, ये इसके पहले जो अस्तित्व था उसी में से आया हुआ है। तो फिर ये भी प्रश्न आता है कि जो जीवित जो भी है वो निर्जीव चीजों से आया है और निर्जीव जो पदार्थ है वो फिर कहां से आया है। तो इस प्रकार वो मानते हैं कि बिग बैंग, बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसमें से बहुत सारे केमिकल्स निर्माण हुआ है और फिर वो एक प्राइमोर्डियल सूप था, मतलब एक खट्टा आम्बिल जैसा एक था और उसमें से पहला जो केमिकल्स है जो डीएनए के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अमीनो एसिड्स करके कहते हैं, वो निर्माण हुआ और फिर उसके बाद में निर्जीव से जीवित चीजें या अमीबा और उस तरह से बढ़ते हैं। तो इसका बेसिक आइडिया वो है कि सिंपलर फॉर्म जो है उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनते गया, छोटे जो साधारण रूप में एक है उससे और कॉम्प्लेक्स वाली चीजें बनते गया। तो जीवन के अस्तित्व रूप आज जो दिखता है पहले से अस्तित्व रूपों की वास्तविक पीढ़ी के वंश है। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, परंतु वो क्या कह रहे हैं इसके पहले की प्रस्तावना में इन बातों को उन्होंने नहीं लिखा था जो मैं अभी पढ़ूंगा। इस विषय पर शास्त्रीय लेखकों में होने वाले बदलावों के बारे में संकेत किया। मतलब शास्त्रीय लेखक बोले तो कौन है? क्लासिकल राइटर्स, जो यूनानी लेखक हो सकते हैं, यूनानी सिद्धांतवादी लोग हो सकते हैं, या डार्विन के पहले के जो लेखक प्रकृतिवादी, या उन 12 में से कोई भी वादी आप ले सकते हैं ना, जो उस समय का सिद्धांत था। तो उन शायद मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म उस समय में नहीं था, परंतु बाकी चीजें तो उस समय था, संदेहवाद था और बाकी बातें था। तो ऐसे जो शास्त्रीय लेखक जो थे, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस और बहुत सारे जो यूनानी सिद्धांतवादी लोग हैं, पहली बार उसने अपने 6वें किताब में उस प्रेफेस में, मतलब प्रस्तावना में, उनके नाम को उसने इसमें इंक्लूड किया। अरस्तुस और बोफन उसके पहले का एक व्यक्ति था जो डार्विन के पहले ही उसने प्रकृति के इस क्रमिक विकास के उन गुणों के बारे में काफी अच्छे रीति से उन्होंने अपने किताब में लिखे रखा था। इसके पहले उन्होंने नहीं लिखा। इसका कारण यह है कि उस 6 एडिशन के बीच में उसके ऊपर काफी दबाव पड़ी, तो इसलिए फिर उसने अपने 6th एडिशन में उन लोगों का नाम को भी ले लिया। बहुत सारे लोगों का नाम लेता है, करीब 22 लोग। Darwin was under pressure because of his self-claim. Therefore, he adds 22 names of scientists in his 6th edition. Darwin अपने स्वयं की दावे के कारण दबाव में था। मतलब पूरे दुनिया में उसने खुद पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की सिद्धांत को पेश किया, जैसा उसने पहला अपने किताब में छाप दिया था। परंतु अभी उसके ऊपर जैसे जैसे दबाव बढ़ने लगा, वो उसके पहले जितने खोजबीन किए और इसके बारे में बोले लिखे, उन सिद्धांतवादी और खास करके उन वैज्ञानिकों के नाम जो, इसलिए वो अपने 6वें संस्करण में 22 विज्ञानियों का नाम को जोड़ दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ओके, ये ऑरिजिन्स, मतलब ये जो सारे जो शुरुआत या उत्पत्ति, हमारी जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पहला उत्पत्ति तो ब्रह्मांड का है, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और फिर जीवन की उत्पत्ति, मतलब जो लिविंग बीइंग्स है जिसमें जीवन है, उन पेड़ है,
जानवर है, पक्षी है, मछलियां हैं और फिर मनुष्य भी है। तो इनकी उत्पत्ति, इसके बारे में जो चर्चा प्राचीन भारत में, इसके बारे में बहुत बहस होती थी, डिबेट्स होता था। प्राचीन भारत करके जब मैं कहता हूं तो हम अभी से करीब 3,500 या 4,000 साल पहले की बात को हम कह रहे हैं। हम लोग जरूर जानते हैं कि सिंधु जो जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, मोहेंजोदारो और हड़प्पा की उन जो बहुत सारे पुरातत्व खोजबीन वहां पर हुआ है और काफी जानकारी हमें मिला है। और इवन दक्षिण भारत में भी इंडस जो सभ्यता से प्राचीन एक सभ्यता पाया गया, और अभी भी वो खोद रहे हैं और पा रहे हैं कि काफी वो बहुत डेवलप थे, अर्बनाइज्ड थे, वहां पे शहर बनाया हुआ था, जैसे कॉलोनी हाउसेस है आज, जैसे अपन एक टाउनशिप करके कहते हैं, टाउन प्लानिंग इतने सुंदर रीति से बनाया हुआ था, बहुत कुछ पाया गया। तो उस समय का एजुकेशन भी बहुत ज्यादा था। हम ईसा पूर्वी की बात कर रहे हैं। ईसा पूर्वी में भारत देश में बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग थे, काफी सिद्धांतवादी लोग थे। और जैसे अभी के ऐतिहासिक किताब में, इतिहास बुक में पढ़ते समय, जैसे अंग्रेजी लोग आते समय हम बहुत गरीब थे, हम ऐसे थे वैसे थे, ये फुली सही नहीं है। ये भारत देश काफी राजाओं के द्वारा और अन्य जो देश की जो सेनाओं के द्वारा बार बार हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है और काफी चीजें नष्ट भी हो गया। ठीक है, वो बात पर अपन नहीं जाएंगे, परंतु भारत देश में ऐसा बहस होती थी, बहुत सारे ज्ञानी लोग, सिद्धांतवादी लोग विदेश से भी आते थे हमारी सिद्धांतवादियों से वार्तालाप करने के लिए, बहस करने के लिए। सो एंशिएंट इंडिया वाज हैड अ वेरी गुड क्लाइमेट फॉर डिबेट। जैसे कि ये डिबेट, हमेशा हम ये सोचते हैं कि यूनानी सिद्धांतवादियों से ही डिबेट आया, नहीं है प्रियो, उसके पहले भी भारत देश में, प्राचीन भारत में ये उपस्थित था। उत्पत्ति की बहस में कुछ बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा इस मैप से ये समझ लेंगे, ये जो अधिकतर ये मैप आपको अपने स्कूल टेक्स्ट बुक में मिलता है, कैसे आर्य लोग मध्य आशिया से वो लोग निकलकर भारत देश में पहुंचे थे, करीब करीब 1500 बीसी के आसपास में वे लोग आए करके बोलते हैं। एक्चुअली आज इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है, इवन डीएनए स्टडीज हो चुका है, और कह रहे हैं कि कम से कम 2 प्रकार के झुंड, 2 प्रकार के कुल अलग अलग समयों में भारत देश के अंदर में आया है। उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, ऐसा कहते हैं। द ईरानियन पास्टरलिस्ट्स, ईरानियन एग्रीकल्चरलिस्ट एंड स्टेपे पास्टरलिस्ट्स, मतलब जो भेड़ चराने वाले एक झुंड थे और दूसरा एक झुंड था कि जो खेती बाड़ी करने वाले। तो ये दोनों अलग अलग समय पर भारत देश में आए। ये जो जिस बात की हम बोल रहे हैं, ये ईसा पूर्वी की बात है, और भारत देश में आकर उन्होंने अपने जगह को बसाया, अपने राज्य को स्थापना किया और बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, जब भी 2 अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं वहां पर जरूर बहुत सारा एक्सचेंजेस होता है। सो उसमें ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषा, ये सब कुछ इधर उधर होता है, वो बांटा जाता है। तो हम ये पीरियड की बात कर रहे हैं, और ये भी एक प्रकार का समय है जब हम देखते हैं कि ये अलेक्जेंड्रिया करके जो शहर है वो केवल आपको नॉर्थ अफ्रीका में नहीं, मिस्र, इजिप्ट में नहीं, इवन इंडिया के बाजू में, अलेक्जेंड्रिया इन अर्कोशिया, अलेक्जेंड्रिया इन द कॉकेसस, मतलब भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो दिशा में काफी जो क्षेत्रों में अलेक्जेंड्रिया नाम का गांव था, अलेक्जेंड्रिया ऑन द इंडस, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। तो ये तो हम वो समय की बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो बीसी खत्म होने को आ रहा है और ईसवी शुरू होने जा रहा है। तो वो पीरियड के समय में बहुत सारा वहां पर विश्वविद्यालय था, लोग मिलते थे, बातचीत करते, ऐसा समय है। ओके, हम जो एविडेंसेस ले रहे हैं वो ऋग्वेद का एक श्लोक है, देखिए, नासदीय सुक्ता ऋग्वेदा 10वां अध्याय 129वां पद। देन इवन नॉन एग्जिस्टेंस वॉज नॉट देयर, नॉर एग्जिस्टेंस, देयर वॉज नो एयर देन, nor the space beyond it. What covered it? Where was it? In whose keeping? Was there then cosmic fluid in the depths of unfathomed? ये ट्रांसलेशन है, ये आपको हिंदी में मैं बताता हूं। ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति नजदीय
सुक्ता ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, वो उसका 6वां श्लोक में। अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह से ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि बनाने से पूर्व क्या था और इसके बनाने का कारण क्या था। और एक श्लोक में सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक, अवलोकन करता, ऊपर नहीं स्वर्ग में है, ऊपर कहीं स्वर्ग में है बैठा, ये विद्वानों उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। मतलब ये एक प्रकार का खोज का प्रश्न है कि वो जानने की कोशिश कर रहे कि उत्पत्ति कैसी हुई, एक्चुअली कॉस्मोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में, सारा ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया, कौन किया। एक्चुअली इन वाक्यों को अपन ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ते समय क्या उसमें से हमें प्राप्त होता है, मतलब हम उनको जान नहीं सक रहे, तो उस ज्ञान हमारे लिए काफी नहीं है कि वो कैसे निर्माण हुआ या कौन निर्माण किया, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। सो ये स्लाइटली कैसे झुका हुआ है कि ग्नोस्टिसिज्म, अग्नोस्टिक, अज्ञेयवाद, हमको ज्ञान नहीं है उसको जानने के लिए, उस प्रकार। ओके, एक्चुअली भारत देश एक ऐसे स्थान है जहां पर सर्व ईश्वरवाद शुरुआत हुआ, पैंथीइज्म करके जिसको अपन कहते हैं, सब कुछ ईश्वर है या सारी प्रकृति भी ईश्वरी है, नेचर इज गॉड और एवरीथिंग इज गॉड। सर्व ईश्वरवाद विकासवादियों का उदय, द राइज ऑफ द पैंथियस्टिक इवोल्यूशनिस्ट। मतलब देखिए आज का जो इवोल्यूशनिस्ट, डार्विनियन इवोल्यूशनिस्ट या नियो डार्विन इवोल्यूशनिस्ट है, जो विकासवादी हैं, जो डार्विन के आधार पर वो अपना विचारों को रखे, या नियो डार्विन विचारों के साथ में वो विकासवादी है। परंतु हम इसको कहां से आरंभ कर रहे हैं, मतलब सर्व ईश्वरवाद, मतलब पैंथीइस्टिक इवोल्यूशन है, वहां से इसको शुरू कर रहे हैं। Indeed, the Hindus, ancient Indians, ये एक्चुअली किसने कहा, सर मोनियर विलियम्स, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, 1894 में। एक्चुअली वो स्वामी विवेकानंदा का जो भाषण में से, स्वामी विवेकानंदा जब लंदन गए थे, शिकागो गए थे, 2 जगह में उन्होंने भाषण दिया था, उनकी भाषा से, भाषण से ये बात को निकाल कर बोल रहे हैं। Indeed, ancient Indians were Spinoza's 2000 years before the birth of Spinoza, Darwinian centuries before the birth of Darwin, and the evolutionists many centuries before the doctrine of evolution had been accepted by the Huxleys of our time, and before any word like evolution existed in any language of the world. वास्तव में हिंदू अर्थात प्राचीन भारतीय स्पिनोजा के जन्म से 2000 साल पहले से स्पिनोजावादी, स्पिनोजा एक सिद्धांतवादी है जो प्रकृति को परमेश्वर करके पेश करता है, प्रकृति, वो एक प्रकृतिवादी है, नेचुरलिस्ट। डार्विन के जन्म से सदियों पहले डार्विनवादी थे। हमारे समय के हक्सलीज जो ब्रिटेन के माने हुए लोग हैं, जो नेचुरलिस्ट थे, जो एवोल्यूशनिस्ट के नाम से अपन उनको समझते हैं, जो हक्सलियों द्वारा विकास का सिद्धांत को स्वीकार करने के पहले विकासवादी थे। इससे पहले की दुनिया में किसी भी भाषा में विकासवाद जैसे कोई शब्द मौजूद होने के पहले वो विकासवादी थे। कौन कह रहे हैं, मोनियर विलियम्स, बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और वो स्वामी विवेकानंदा के भाषण में से निकालकर इसको कह रहे हैं। जब मैं इसको हिंदू या प्राचीन भारत जब कहता हूं, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नक्शा दिखाया था, उस नक्शा में उस वक्त में रहने वाले उन प्राचीन भारतीय लोग, मतलब भारत देश तो अंग्रेजियों के जाने के बाद बनाया हुआ एक देश है, पॉलिटिकल जो राज्य, परंतु पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, परंतु यहाँ रहने वालों का कुछ खास विशेषताएं थी, उनमें कुछ मिलती जुलती बात थी। और फिर आर्य लोग जब आए थे 1500 बीसी के आसपास में, और उनको 2 रूप में आप पहचान सकते हैं, जैसा कि ईरानियन एग्रीकल्चरलिस्ट, मतलब खेतीबाड़ी करने वाले जो मध्य एशिया में से, और उससे थोड़ा उत्तर भाग से आए हुए स्टेपे पैस्टरलिस्ट, मतलब भेड़ बकरे चराने वाले। ये दोनों अपने अपने धर्म और विचार को लेकर आए, और यहाँ के लोगों के साथ में उनकी मुलाकात हुई और उसको मिला दी अपने सिद्धांतों को, और उसमें काफी चेंजेस आया था। उसमें का एक बात की अपन यहाँ बात कर रहे हैं।
ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड की अवधारणा, ये भारत देश के सिद्धांत है। ये जो सांप अपने पूंछ को अपने मुंह में पकड़ के रखा है, व्हाट डज इट स्पीक ऑफ, ये क्या चित्र है? इटर्नल यूनिवर्स, मतलब वो बार बार ये घूमते रहता है। ओके, द यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड रिपीटेडली, ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत बार बार होते रहता है। एवोल्यूशन का भी वही विचार है कि उसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका शुरुआत है और अंत भी है, और शुरुआत है अंत है, तो इस तरह से वो बढ़ते रहता है। ओके, इसके बारे में एक 20वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था, सर फ्रेड हॉयल करके, उन्होंने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स करके एक मॉडल को दिए थे। ब्रह्मांड पेंडुलम जैसा दोलन करता है, सर फ्रेड हॉयल द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत है। ओके, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, पहला तो सांप का इटर्नल यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड जो है अनंत काल, सनातन, इवन धर्म को भी क्या कहते हैं? सनातन करके कहते हैं। ओके, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है त्रिमूर्ति की अवधारणा। ये त्रिमूर्ति का अवधारणा क्या है? इसमें उन मूर्तियों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, वो महत्व नहीं है, क्योंकि धर्म और सिद्धांत, तत्व ज्ञान, ये दोनों उसमें शामिल है। धर्म को आप बाजू रखे, तत्व ज्ञान को समझ लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि असल में ये एवोल्यूशन और नास्तिकवाद सब भारत देश से गया, और भारत देश से कैसे कैसे जाकर डार्विन के पास पहुंचा है, वही मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति जो है, उसमें 3 विषय रहता है। देखिए, बनाने का तत्व, रक्षा करने वाले तत्व, और नष्ट करने वाला का तत्व। मतलब बनाने का तत्व, रक्षा करने का तत्व, नष्ट करने का तत्व, क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग और डिस्ट्रॉइंग। सो आपको एवोल्यूशन में ये तीनों विषय शामिल है। सो इन बातों को अपन लॉज ऑफ मनु के स्मृति में पहला अध्याय की 56 और 57 पदों में अपन पढ़ते हैं। कल इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इस इतिहास को क्लियर रीति से समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है।